मैं तो बस एक आम कॉलेज स्टूडेंट की तरह जिंदगी बिताना चाहता था, पर क्या करूं, मेरी शक्ल सूरत ही ऐसी है कि साधारण दिखने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। कॉलेज के पहले ही दिन मेरे कारण मेस में 9 बार लड़कियों के हाथों से खाने की प्लेट्स छूटकर गिर गईं। सीनियर दीदी 3 बार अपना रास्ता भूल गईं और मेरे रूममेट्स ने तो बकायदा मेरा नाम लेकर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ही बना डाला ताकि मुझ पर कड़ी नजर रख सके। पर मुझे क्या पता था कि नए छात्रों के स्वागत समारोह में कैमरामैन की उंगलियां कुछ ऐसी फिसलेंगी कि वह सीधे बड़ी स्क्रीन पर मेरा साइड प्रोफाइल दिखा देगा। सिर्फ 3 सेकंड के लिए स्क्रीन पर मेरा चेहरा क्या आया, वहां मौजूद 30,000 की भीड़ एक साथ चीख उठी। यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की भी मुझे फटी आंखों से देखती रह गई। मैं तो बस शांति से अपनी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मेरा रूममेट कहता है, भाई तेरा ये चेहरा पूरे कॉलेज की लड़कियों के हॉस्टल पर गिराए गए किसी परमाणु बम जैसा है। एडमिशन के दिन मैं जितना हो सके शांत रहकर बिना किसी की नजरों में आए निकल जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज के गेट में कदम रखा, एक बेहद उत्साही सीनियर दीदी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए मेरी तरफ बढ़ी। पर जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, वह मानो वहीं की वहीं जम गई, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। मेरी टोपी के नीचे छिपे उस हद से ज्यादा हैंडसम चेहरे ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। अगले ही पल उनके गाल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गए। वह घबराकर हाजिरी रजिस्टर के पन्ने पलटने लगी। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी और उन्होंने हकलाते हुए मुझसे पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बिना किसी भाव के बेहद शांत आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, किनमिंग। मेरे सामने खड़ी सीनियर दीदी कांप उठी। उन्होंने पेन से कागज पर 3 बार गलत जगह गोला बनाया, तब जाकर सही जगह ढूंढ पाई। वह धीरे से बुदबुदाई, किनमिंग, लड़का 18 साल। अचानक मानो उन्हें करंट लगा हो, उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं, जिनमें गहरा आश्चर्य साफ दिख रहा था। क्या इतने कमाल के चेहरे वाला लड़का सच में सिर्फ 18 साल का है? मैंने थोड़ा चिढ़कर अपनी बेसबॉल कैप को थोड़ा और नीचे खींच लिया, लेकिन मेरे पीछे रास्ते पर हंगामा मच चुका था। ओह माय गॉड, जरा उस ग्रे कपड़ों वाले लड़के को तो देखो, क्या सच में ऐसा चेहरा असलियत में हो सकता है? मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर घर के बूढ़े बाबा का नाम चमक रहा था और उनके मैसेज में हमेशा की तरह साफ और सीधे 2 शब्द लिखे थे, लो प्रोफाइल। मेरे चेहरे पर अब भी कोई हाव भाव नहीं थे। मैंने चुपचाप फोन को वापस जेब में डाला और धीरे से बुदबुदाया, मैं तो खुद ही हमेशा शांत रहना चाहता हूँ, पर यह चेहरा ही है जो मुझे चैन से रहने नहीं देता। जो रास्ता सिर्फ 15 मिनट में खत्म हो सकता था, वह खोई खोई सी सीनियर दीदी मुझे लगभग आधे घंटे तक चक्कर कटवाती रही। वजह सिर्फ ये थी कि वह जितनी बार मुझे चोरी छिपे देखती, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता और वो रास्ता भूल जाती। खैर, आखिरकार हम लड़कों के हॉस्टल के नीचे पहुंचे। वहां आकर उन्होंने एक राहत की सांस ली। वह झिझकते हुए अपने होंठ चबाने लगी और आखिर में शर्माते हुए उन्होंने मुझे एक पर्ची थमाई। वह हल्के से बोली, ये हमारे कॉलेज के नए बच्चों का ग्रुप नंबर है। मैंने वह पर्ची ले ली और शालीनता से अपना सिर झुकाकर कहा, थैंक यू दीदी। मेरा जवाब सुनते ही मानो उनकी धड़कनें रुक गईं। वह बस मेरे जाते हुए लंबे कद को देखती रहीं और अचानक वहीं जमीन पर बैठकर अपनी चीख दबाने लगी। पास से गुजरने वाला एक राहगीर तो डर के मारे उछल ही पड़ा, पर वह अपने लाल पड़ चुके गालों को छुपाकर खुशी से झूम उठी। मैं तो पूरी तरह प्यार में गिर चुकी हूँ, एक बिल्कुल फरिश्ते जैसे लड़के के। मैं अपना ब्लैक सूटकेस खींचते हुए सीढ़ियां चढ़ा और सीधे रूम नंबर 304 का लकड़ी का दरवाजा ढकेल दिया। कमरे में एक गोल मटोल सा लड़का बड़े मजे से नूडल्स खा रहा था और ऊपर वाले बेड पर एक एथलीट जैसा लड़का स्ट्रेचिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे दोनों जहां थे वहीं स्टैचू बन गए। अरे वाह, हमारा आखिरी रूममेट भी आ गया। उस मोटे लड़के के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसके मुंह के नूडल्स सीधे उसकी पैंट पर जा गिरे और गर्म सूप उसके कपड़ों पर फैल गया। ऊपर वाले बेड का एथलीट तो और भी अजीब था। वह मुझे साफ देखने के चक्कर में इतनी तेजी से आगे झुका कि उसका सिर धड़ाम से लोहे की रेलिंग से टकरा गया। छोटे से कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। काफी देर बाद वह मोटा लड़का दर्द से कराते हुए उछला और चिल्लाया, ओ मेरे भगवान, भाई तुम कहीं आसमान से उतरे कोई फरिश्ते तो नहीं हो? मैं शांत भाव से दरवाजे पर खड़ा रहा, जबकि वह अपनी गोल गोल आंखें फाड़े मुझे ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। उसने मुश्किल से थूक गटका और कांपती आवाज में बोला, भाई तू पक्का गलत हॉस्टल में आ गया है। यह कोई एक्टिंग या थिएटर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है। मैंने अपने हाथ में मौजूद एडमिशन लेटर को देखा ताकि तसल्ली कर सकूं कि मैं सही जगह हूँ। 304 यही कमरा है। तो फिर तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी है? मैंने शांति से जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तुम आईटी वाले हो? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आवाज और ऊंची हो गई। भगवान, इतने कमाल के चेहरे के साथ तुम कोडिंग करके गंजे होने आए हो? मैंने अपना सामान टेबल के नीचे सरकाया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, चेहरे के दिखने और मेरी पढ़ाई के बीच क्या संबंध है? भले ही कोई संबंध न हो। उस मोटे लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए गहरी सांस ली। पर यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी टॉप के फिल्म स्टार से जैसी भी चलवाई जाए। ये तो लुक की बर्बादी है। बगल वाले एथलीट ने तुरंत उसकी बात काटी, रहने दे भाई, ये तो ऐसा है जैसे किसी सुपर मॉडल को ट्रैक्टर का मडगार्ड बना दिया जाए। हद है बिल्कुल। मैंने उनकी इन अजीब उपमाओं पर ध्यान नहीं दिया और अपना बेड ठीक करने लगा। पर वे दोनों मानो आपस में मिल चुके थे। मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए। मोटे लड़के ने हंसते हुए अपने पेट पर हाथ फेरा और अपना परिचय दिया, मेरा नाम दूजी तेंग है। आगे कॉलेज में कोई भी दिक्कत हो बस अपने भाई का नाम ले देना। वह एथलीट भी फुर्ती से नीचे उतरा और हाथ आगे बढ़ाया, मैं हूँ वांगचे, स्पोर्ट्स कोटे से आया हूँ। भाई तुम काफी लंबे दिखते हो, कभी बास्केटबॉल खेलते हो? मैंने हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ कभी कभार बस ऐसे ही खेल लेता हूँ। कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तभी दूजी तेंग दबे पांव मेरे पास आया और रहस्यमयी आवाज में बोला, भाई मेरी एक सलाह मान, हमारे इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लड़कों और लड़कियों का रेशियो 7:1 का है, यानी 7 सिंगल लड़कों के बीच सिर्फ एक लड़की। ये तो एक किस्म का सूखा है। उसने अपनी 7 उंगलियां दिखाकर दुखी चेहरा बनाया। अगर इस समस्या का हल चाहिए तो हमें रोज आर्ट एंड डिजाइन कॉलेज के कैंटीन के चक्कर लगाने होंगे, वहाँ रेशियो बिल्कुल उल्टा है। बोलते बोलते वो अचानक रुक गया और मुझे घूरने लगा। उसका गोल चेहरा एकदम गंभीर हो गया। लेकिन भाई, अगर तुम्हारा यह चेहरा उस कैंटीन में गया तो यह किसी मछली के तालाब में परमाणु बम फेंकने जैसा होगा। मैंने अपनी बेडशीट को सीधा किया और सीधे खड़े होकर शांति से कहा, मैं यहाँ सच में सिर्फ शांति से पढ़ने आया हूँ। मेरी बात सुनकर दू जीतेंग मुझे देखता रह गया। उसे अंदर ही अंदर एक एहसास हो गया था कि इस नए रूममेट की कॉलेज लाइफ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहने वाली। उसी वक्त कमरे का चौथा रूममेट अंदर आया। उसके हाथ में बकायदा एक महंगी पाटेक फिलिप घड़ी चमक रही थी। वह मुझे देखकर हैरान नहीं हुआ, बल्कि किसी कलाकृति की तरह मुझे परखने लगा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया, हेलो एवरीवन, मैं हूँ रानफेंग, बीजिंग से हूँ। दू जीतेंग तुरंत उससे हाथ मिलाने बढ़ा, पर रानफेंग की नजर
नजरें मेरी हुडी की आस्तीन से बाहर दिख रहे उस लाल धागे और काले मोतियों पर टिक गईं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि ऐसे कीमती मोती सिर्फ बीजिंग के बेहद रसूखदार और बड़े लोगों के हाथों में ही दिखते हैं। मैंने बिना किसी विशेष भाव के बस अपना सिर हिलाया और संक्षिप्त में कहा, किनमिंग। रान फेंग ने मन ही मन मेरा नाम दोहराया और मुस्कुराकर बोला, आगे साथ में अच्छा वक्त बीतेगा। शाम के वक्त हम चारों रूममेट्स कैंटीन नंबर 2 की तरफ बढ़े। दू जीतेंग हमें कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलवाने के बहाने ले जा रहा था और मैं भी बस साथ चल दिया। रान फेंग भी मुस्कुराते हुए हमारे साथ था। कैंटीन में भारी भीड़ थी। हम चारों अपनी प्लेट्स लेकर खाली सीट ढूंढ रहे थे। मैंने जानबूझकर अपनी टोपी को और नीचे खींच लिया था, पर तभी वह हादसा हो गया। एक लड़की मेरे पास से गुजरी। मैंने उसे रास्ता देने के लिए खुद को थोड़ा साइड किया, पर तभी मेरी टोपी किसी हुक से फंसकर नीचे गिर गई। मेरा चेहरा सीधे रोशनी के सामने आ गया। उस लड़की ने जैसे ही पलटकर मुझे देखा, हमारी नजरें मिल गईं। उसके हाथ की प्लेट सीधे जमीन पर जा गिरी और उसका सारा खाना बिखर गया। पूरी कैंटीन में मानो सन्नाटा छा गया। सभी की आंखें किसी चुंबक की तरह मुझ पर आकर टिक गईं। हवा में मानो सब कुछ थम सा गया था। दू जीतेंग ने इस माहौल के दबाव को भांपते हुए खुद को थोड़ा दूर किया और वांगचे के कान में फुसफुसाया, लो भाई, खेल खत्म, परमाणु बम फट चुका है। 3 सेकंड बाद कैंटीन में जैसे उबाल आ गया। किसी लड़की की चीख से शुरुआत हुई और देखते ही देखते सभी लड़कियों ने अपने फोन निकाल लिए। सारे कैमरे मेरी तरफ थे और फ्लैशलाइट्स की चमक चारों तरफ फैल गई। मैंने जल्दी से अपनी टोपी वापस पहनी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बाद में दू जीतेंग जब भी उस वाक्य को याद करता तो बड़े उत्साह से बताता था, मैं वहीं था भाई। 30 मीटर के दायरे में लड़कियां पागल हो चुकी थीं। किसी ने खाना गिराया, कोई सूप पीते हुए खांसने लगी और कोई तो खंभे से जा टकराई, पर उसकी नजरें किनमिंग से नहीं हटी। और हमारे किन भाई, वो आराम से टोपी पहनकर अपना खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। सच कहूं तो मैं उस वक्त चिढ़ चुका था। मैंने अपनी टोपी जितनी नीचे हो सके कर ली थी, पर वे नजरें और तीखी होती जा रही थी। आसपास के लड़के भी हैरान थे कि किसी का लुक इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। दू जीतेंग ने मुझसे कहा, भाई आगे से या तो मास्क पहनकर निकलना या फिर अभी जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि आगे से तुम्हें शांति से खाना नसीब नहीं होने वाला। मुझे लगा कि यह बस एक छोटी सी बात थी, पर मैं गलत था। कमरे में लौटते ही दू जीतेंग ने कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर एक पोस्ट देखी। हेडलाइन थी, शॉकिंग, आज रात कैंटीन नंबर 2 में एक फरिश्ता देखा गया। सिर्फ 20 मिनट में उस पोस्ट पर 400 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे। दू जीतेंग तो बेड से गिरते गिरते बचा। उस पोस्ट में मेरी 9 तस्वीरें थीं जो चोरी छिपे ली गई थी। टॉप कमेंट में लिखा था, कोई मुझे बताएगा कि ये सीनियर कौन है। मुझे इस कॉलेज में 3 साल हो गए, पर ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा। दूसरा कमेंट था, मेरी सहेली वही थी, कह रही थी कि उसे देखकर उसके पैर कांपने लगे। मैं तो सिर्फ फोटो देखकर ही हैरान हूँ। और चौथे कमेंट में वही सुबह वाली सीनियर दीदी थी जिन्होंने लिखा था, मेरा तो दिल टूट गया। दू जीतेंग ने सारे कमेंट्स पढ़े और अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। उस वक्त मैं अपने कानों में हेडफोन लगाए कोडिंग और एल्गोरिदम समझने में व्यस्त था, बिल्कुल एक पढ़ाकू स्टूडेंट की तरह। उसने फोन मेरे चेहरे के सामने लाकर कहा, किन भाई, सच में एक बार भी नहीं देखोगे? मैंने बिना किसी परवाह के स्क्रीन पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में कहा, बस टोपी ठीक से नहीं पहनी थी। इतना कहकर मैं वापस अपनी कोडिंग में डूब गया, जबकि दू जीतेंग और वांगचे हैरान खड़े रह गए। सिर्फ रान फेंग ने मुस्कुराते हुए अपना फोन नीचे रखा। वह मेरी इस शांति का कायल हो चुका था, मानो मुझे इस तरह के आकर्षण की आदत हो। वह सोच रहा था कि पहाड़ों से आया एक आम लड़का भला इस तरह की गंभीरता कहां से ला सकता है। अगली सुबह उस पोस्ट पर कमेंट्स की संख्या 3000 के पार जा चुकी थी। हर तरफ सिर्फ मेरी ही चर्चा थी। लेकिन उस वक्त मैं सुबह 6:30 बजे मास्क और टोपी पहनकर अकेले ही 10 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर चुका था, बिना थके। तभी कॉलेज के गेट पर एक काले रंग की मायबाग कार आकर रुकी। कार का शीशा थोड़ा सा नीचे हुआ और अंदर बैठे व्यक्ति की गहरी और शांत आंखों ने मुझे देखा। उन आंखों में एक गर्व और तसल्ली का भाव था। बगल की सीट पर बैठे आदमी ने धीरे से पूछा, सर क्या नीचे उतरकर छोटे मालिक को विश करना चाहिए? पर उन आंखों के मालिक ने कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद शीशा ऊपर हुआ और वह लग्जरी कार वहां से गायब हो गई। मैंने उस जाती हुई कार को देखा, अपना मास्क हटाकर पसीना पोंछा और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कल नए छात्रों का स्वागत समारोह है। 30,000 लोगों का वह बड़ा ऑडिटोरियम। मेरे दिल में अजीब सा अंदेशा होने लगा है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये स्वागत समारोह इस कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। 8 बड़े कैमरे तैयार थे। दू जीतेंग घबराते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, किन भाई आज कुछ भी हो जाए अपनी टोपी मत उतारना। मैं आराम से सीट के सारे टिक गया, अपनी टोपी को और नीचे खींच लिया। मेरा भी अपनी मर्जी से कुछ भी उतारने का कोई इरादा नहीं था। चलो बहुत बढ़िया ले। दू जीतेंग ने एक ठंडी सांस ली। कल कॉलेज फोरम पर जो पोस्ट थी उस पर कमेंट्स 5000 के पार जाने वाले हैं। भाई अब तू और कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना। मैंने बेहद शांत आवाज में उसे जवाब दिया, मैं कोई भागा हुआ भगोड़ा या मुजरिम नहीं हूँ जो छुपा रहा हूँ। बगल से वांगचे ने चुटकी लेते हुए कहा, भाई तू किसी मुजरिम से भी ज्यादा मुश्किल है छुपाने में। खैर फिक्र मत करो, हम लोग जिस कोने में बैठे हैं वहाँ भला हमें कौन ढूंढ पाएगा। हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का ब्लॉक सच में स्टेडियम के सबसे आखिरी और दूर वाले दाएं कोने में था। यह जगह स्टेज और कैमरों से सबसे ज्यादा दूर थी। देखा जाए तो मैं यहाँ पूरी तरह सुरक्षित था। समारोह अपने तय समय पर शुरू हुआ। नेताओं और प्रोफेसरों के लंबे लंबे भाषणों ने सबको सुलाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। दू जीतेंग लगातार उबासी ले रहा था। वांगचे बोरियत में अपने पैर हिला रहा था और मैंने तो सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। लेकिन हमारी यह शांति उस वक्त पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई जब स्टेज पर कॉलेज के सबसे होनहार छात्र को बुलाया गया। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जाओ यूकिंग जाओ यूएचिंग को। एंकर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। लगातार बजती तालियों और सीटियों के शोर से मानो इंडोर स्टेडियम की छत ही उड़ने वाली थी। दू जीतेंग अपनी सीट से स्प्रिंग की तरह उछला। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ये हमारे कॉलेज की कॉलेज क्वीन है। सोशल मीडिया पर इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। टॉप इन्फ्लुएंसर है ये। वांगचे की आंखें भी चमक उठी। सब कहते हैं कि ये वीडियो से ज्यादा असलियत में खूबसूरत दिखती है। आज फाइनली इसे सामने से देखने का मौका मिल गया। स्टेज पर सफेद रंग की लंबी फ्रॉक स्कर्ट पहने एक लड़की बेहद शालीनता से चलकर आई। स्टेडियम की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर तुरंत उसका क्लोजअप शॉट दिखाया गया। उसकी आंखें और पूरा चेहरा वाकई बेमिसाल था। उसका अंदाज बेहद एलिगेंट और पढ़ाकू इंटेलेक्चुअल लड़कियों जैसा था। जाओ यूकिंग की आवाज बेहद मधुर और मीठी थी। नीचे बैठे सारे लड़के उसे फटी आंखों से एकटक निहारे जा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें भाषण देने के साथ साथ बार बार भीड़ को खंगाल रही थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। दरअसल कल उसने भी वह वायरल पोस्ट देख ली थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा नया लड़का है जिसके लुक्स की इतनी चर्चा है।
मगर उसने लगभग पूरे स्टेडियम को देख डाला, पर उसे उसका टारगेट नहीं मिला। भीड़ सच में बहुत ज्यादा थी। थक हार कर उसने अपनी नजरें हटाई और पूरा ध्यान अपने भाषण पर लगा दिया। तभी अचानक ब्रॉडकास्ट रूम, कंट्रोल रूम की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई। कैमरा नंबर 8 जो कि पैनोरमा पूरे व्यू के लिए था, उसका ऑटो फोकस अपने आप हिल गया। उसका लेंस धीरे धीरे भीड़ के ऊपर से गुजरने लगा और अचानक स्क्रीन का फ्रेम एक जगह आकर ठहर गया। वह कैमरा बिल्कुल सटीक तरीके से कंप्यूटर साइंस ब्लॉक की तीसरी आखिरी लाइन पर जाकर रुका, जहां ग्रेस कलर की टोपी पहने, आंखें बंद किए आराम फरमाता हुआ वह लड़का, यानी मैं बैठा था। कैमरामैन ने बिना सोचे समझे लेंस को जूम इन करना शुरू किया। वह कैमरे को लगातार मेरी तरफ बड़ा करता जा रहा था। टोपी के नीचे छिपा मेरा पूरा चेहरा एकदम हाई डेफिनेशन HD में स्क्रीन पर दिखने लगा। तीखे फीचर्स, एकदम परफेक्ट नाक और हल्के बंद होंठ। वह कैमरामैन खुद हैरान रह गया। उसने अपनी लाइफ में न जाने कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज को शूट किया था, पर उसने कभी ऐसा कातिलाना चेहरा नहीं देखा था। उसका अपने हाथों पर कंट्रोल नहीं रहा और उसने सीधे शॉट को मेन लाइव स्क्रीन पर स्विच कर दिया। पहले तो पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए बड़ा अजीब सा सन्नाटा छा गया और अगले ही पल उस पूरे स्टेडियम में मौजूद 30,000 लोग एक साथ सुनामी की लहरों की तरह चीख पड़े। वह शोर इतना भयानक था कि मानो आसमान फट जाएगा। दू जीतेंग का मुंह इतना खुला का खुला रह गया कि उसमें पूरा अंडा समा जाए। उसने स्क्रीन पर दिख रहे शॉट को फटी आंखों से देख रहा था। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। गए गए, इस बार तो पूरी तरह गए भाई। उसने तुरंत पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं उस अचानक हुए भयानक शोर की वजह से नींद से जाग चुका था। मैंने चिढ़कर अपनी आंखें खोली और खुद से ही बुदबुदाया, आखिर हुआ क्या है? दू जीतेंग लगभग रोते हुए मुझ पर चिल्लाया, भाई अपना सिर ऊपर मत उठाना। उसने कसकर मेरे सिर को नीचे की तरफ दबाया। वह पूरी तरह घबरा कर बोला, तू बस सामने लगी बड़ी स्क्रीन की तरफ मत देखना, बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है, क्योंकि उस बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त लाइव तेरा ही चेहरा दिखाया जा रहा है। मैं पूरी तरह निशब्द रह गया। फिर भी मैंने अपना सिर ऊपर उठा ही लिया। सामने स्क्रीन पर सचमुच मेरा ही चेहरा चमक रहा था और हद तो तब हो गई जब कैमरे ने बिल्कुल उसी पल को कैप्चर किया जब मैंने अपनी आंखें खोली थी। हल्की सी सिकुड़ी भौहें, कांपती हुई पलकें और मेरी वे शांत एम्बर रंग की आंखें सबके सामने खुल गईं। उसी पल स्टेडियम का वो शोर अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया और फिर अचानक पूरी की पूरी भीड़ एक जादुई सन्नाटे में डूब गई। यहाँ तक कि स्टेज पर खड़ी कॉलेज क्वीन झाओ यूकिंग ने भी अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। वह सबकी नजरों का पीछा करते हुए सीधे मेरी तरफ देखने लगी। वो वहीं की वहीं बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। 30,000 लोगों के बीच सुई पटक सन्नाटा था। यहाँ तक कि हॉलों में लगे एसी की गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी। डायरेक्टर को आखिरकार होश आया और उसने आनन फानन में कैमरे का शॉट वहां से हटा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्टेडियम का पूरा सिस्टम और कंट्रोल बिगड़ चुका था। उसने अपनी आंखें खोली। तुम सबने देखा वो कौन है? वो लड़का आखिर है कौन? कहाँ बैठा है वो रहा पीछे की तरफ कंप्यूटर साइंस वाले ब्लॉक में। लड़कियों चलो जल्दी वहाँ चलो। न जाने कितनी लड़कियां अपनी सीटों से खड़ी हो गईं और वे सब पागलों की तरह हमारे ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगी। दू जीतेंग तुरंत खड़ा हुआ। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और ढाल बनकर मेरे आगे खड़ा हो गया, पर उस वक्त उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। पूरा नजारा एक बड़े हंगामे में बदल चुका था और मैं जो इस पूरे तूफान का मेन सेंटर था, मैंने चुपचाप अपनी टोपी को और नीचे खींच लिया, अपने मास्क को और अच्छे से चेहरे पर सेट किया, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना फोन निकाला और मैंने घर के उस बूढ़े बाबा को एक मैसेज टाइप करके भेजा, अगली बार से मुझे ऐसे बकवास और फालतू इवेंट्स में मत भेजना। ठीक 3 सेकंड बाद मेरे फोन पर नोटिफिकेशन टोन बजी। उनका रिप्लाई आ चुका था, तुम फिर से क्या नौटंकी कर रहा है? लेकिन मेरे पास ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि पूरा हॉल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। मेरा रूममेट दू जितेंग आगे बढ़ती हुई लड़कियों से अकेले ही भिड़ रहा था। वांगचे पूरी ताकत से उसके कॉलर को पीछे खींच रहा था और रान फेंक बिना किसी हलचल के अपने शरीर से मुझे उन कैमरों से छिपा रहा था जो छिपकर मेरी तस्वीरें ले रहे थे। अगले ही पल स्टूडेंट यूनियन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने सीधे मेरे चारों तरफ एक बैरिकेडिंग लगा दी। तभी स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट जाओ यूएकिंग, जिन्हें लोग कॉलेज की गॉडनेस कहते हैं, उन्होंने उस सारे हंगामे को नजरअंदाज किया और वो सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो बैरिकेड के पास पहुंची, अचानक उनके कदम ठिठक गए। ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कन ही रुक गई हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां आराम से पीछे टेक लगाकर बैठा हुआ था। मेरे मास्क और कैप ने मेरे चेहरे का ज्यादातर हिस्सा छिपा रखा था। बस मेरी वो लापरवाह बेपरवाह सी आंखें दिख रही थी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि तस्वीरों में तो मेरे असली आकर्षण का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं आ पाया था। पल भर में उन्होंने खुद को संभाला। वो मेरे करीब आई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो, क्या तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए किसी सुरक्षा की जरूरत है? मैंने बस एक ठंडी और शांत नजर उन पर डाली। मास्क के पीछे से मेरी आवाज बिल्कुल साफ और गंभीर निकली, नहीं शुक्रिया सीनियर दीदी, बस मेरा इतना कहना था। जाओ यूएकिंग के चेहरे की मुस्कान अभी गायब भी नहीं हुई थी कि उनके कान एकदम शर्म से लाल हो गए। उन्होंने हड़बड़ाहट में सिर हिलाया और तुरंत मुड़कर तेज कदमों से चली गईं। उनके साथ आई एक जूनियर ने दबी आवाज में हैरान होकर कहा, यूएकिंग दीदी, आपके कान इतने लाल क्यों हो गए हैं? जाओ यूएकिंग ने तुरंत डांटते हुए उसे चुप कराया। चुप रहो। लेकिन यह तो बस इस बड़े बवाल की शुरुआत थी। कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में 30,000 लोगों के उस स्टेडियम में कोई भी प्रिंसिपल का भाषण नहीं सुन रहा था। हर किसी की निगाहें किसी सर्च लाइट की तरह मुझ पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरे तीनों रूममेट्स पल भर में मेरे बॉडीगार्ड बन गए। एक रास्ता बना रहा था, एक पीछे से संभाल रहा था और एक कैमरों को रोक रहा था। वे जैसे तैसे मुझे पिछले दरवाजे से सुरक्षित हॉस्टल वापस ले आए। दरवाजा बंद होते ही दू जितेंग दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और उसने बड़े गंभीर चेहरे के साथ ऐलान किया, मेरा एक प्रस्ताव है। आज से हमारा रूम नंबर 304 आधिकारिक तौर पर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है। मैंने अपना मास्क उतारा, अपने दुखते हुए सिर को सहलाते हुए। मुझे ये सब बेहद अजीब और बेतुका लगा। क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं सोच रहे? मेरी बात खत्म होते ही दू जितेंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ा चढ़ाकर? भाई लिन, क्या तुम्हें पता भी है कि आज स्टेडियम लगभग ढहने ही वाला था और ये सब सिर्फ तुम्हारे इस चेहरे की वजह से हुआ है? वो बोलते बोलते और एक्साइटेड हो गया। कैमरामैन की कोई गलती नहीं थी। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो कैमरा सिर्फ तुम पर ही रखता। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने अपना फोन उठाया तो देखा कि कॉलेज का ऑनलाइन फोरम पूरी तरह से हिल चुका था। नंबर #1 ट्रेंडिंग पोस्ट। कोई मुझे बताएगा कि वो जादुई और हैंडसम लड़का आखिर कौन है? जवाब 12,000 प्ले। नंबर #2 ट्रेंडिंग पोस्ट। मेरे पास उसकी हाई डेफिनेशन फोटो है। लड़कियों जल्दी आओ। जवाब 8,600 नंबर #3 ट्रेंडिंग पोस्ट। कैमरा
कैमरामैन भाई, यह निश्चित रूप से तुम्हारे करियर का सबसे बेस्ट काम है। जवाब 6400 प्लस। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के स्क्रीन को स्क्रॉल कर दिया, तभी मेरा फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। ये एक वीचैट मैसेज था जो ओल्ड मैन के नाम से सेव था। उन्होंने जो भेजा था वो वही बड़ी स्क्रीन वाला मेरा HD क्लोजअप वीडियो था। वीडियो के नीचे एक लाइन लिखी थी, ये वीडियो तुम्हारे छोटे चाचा के फ्रेंड्स सर्कल में हर तरफ छाया हुआ है। तुम्हारी दादी ने इसे देखकर कहा कि तुम बिल्कुल अपने पिता के जवानी के दिनों जैसे दिखते हो। मैं उस मैसेज को देखता रहा, मेरी निगाहें काफी देर तक वहीं रुकी रहीं। मेरी उंगली स्क्रीन पर कुछ देर के लिए ठिठकी रही और आखिरकार मैंने रूखेपन से बस 2 शब्द टाइप किए, पता है। फिर मैंने फोन साइड में रख दिया और चुपचाप अपनी एल्गोरिदम की किताब खोल ली जिसमें मेरे माता पिता की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर के इस शोर शराबे से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। भले ही मैं इस सबसे दूर रहना चाहता था, लेकिन दुनिया को लगा कि मैं कोई तूफान लाने वाला हूँ। महज एक रात में उस स्क्रीन वाले हादसे का क्रेज कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने सीधे पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। यांगचेंग यूनिवर्सिटी का मिस्टीरियस हैंडसम बॉय का हैशटैग 24 घंटे के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका था। कमेंट सेक्शन पूरी तरह से भर चुका था। हर कोई दीवानों की तरह कमेंट कर रहा था, ये कौन सा जादुई कॉलेज है, क्या मैं फिर से एडमिशन ले सकती हूँ। मैंने इसे लूप में 87 बार देखा है। हर बार मेरे दिल की धड़कन 120 हो जाती है। लड़कियों, क्या मैं बीमार हूँ। कॉलेज का फोरम तो इतना ओवरलोड हो गया कि उसका सर्वर क्रैश होने की कगार पर था। एक पोल में 93% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना। इतना हैंडसम कि इंसान ही नहीं लगता। और जल्द ही इंटरनेट के लोगों ने मेरी पूरी पर्सनल डिटेल्स निकाल ली। कंप्यूटर साइंस का फ्रेशर छात्र, हाइट 1.86 मीटर, स्वभाव से थोड़ा शांत, यहाँ तक कि मेरा वो मोटा रूममेट दू जितेंग भी अचानक मशहूर हो गया। उसने अकेले ही 47 लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका था। इस कारनामे की वजह से वो कॉलेज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ गया। हॉस्टल का द्वारपाल दू जितेंग। जब दू जितेंग ने यह ट्रेंड देखा तो उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरा नाम किसी सम्मान की लिस्ट में आया है, और वो भी अपने भाई का सिक्योरिटी गार्ड बनकर। मैंने कहा ठीक है, अब भावुक होना बंद करो। आज मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए समय पर पहुंचना है, लेट मत होना। बस मेरी इस एक बात ने रूम नंबर 304 में सन्नाटा ला दिया। दू जितेंग ने अचानक अपने पैर पर हाथ मारा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। हाँ यार, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री यूनिफॉर्म में तुम्हें पहनने के लिए कोई कैप या मास्क नहीं मिलने वाला। हम चारों ने एक साथ उस सीन की कल्पना की और हम सब बिल्कुल खामोश हो गए। लेकिन मैं अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मेरा चेहरा पूरी तरह शांत था। बस मिलिट्री ट्रेनिंग ही तो है, कोई फांसी का फंदा थोड़ी है। दू जितेंग ने मेरे चेहरे को देखा और जो बात उसकी जुबान पर आने वाली थी उसने वापस अंदर दबा ली। मिलिट्री ट्रेनिंग कोई फांसी का फंदा तो नहीं है, लेकिन जब तुम वो यूनिफॉर्म पहनकर सामने आओगे तो वो यकीनन बाकी लोगों की जान ले लेगा। और आखिरकार मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा होने का वो दिन आ ही गया। जैसे ही मैं खेल के मैदान में अपनी कतार में खड़ा हुआ, ऐसा लगा मानो वक्त वहीं थम गया हो। पूरे कॉलेज की वो एक जैसी ढीली ढाली और बिल्कुल अजीब सी दिखने वाली मिलिट्री यूनिफॉर्म, उसे भी मैंने अपने चौड़े कंधों और पतली कमर की बदौलत किसी महंगे डिजाइनर सूट की तरह कैरी कर लिया था। और इससे भी बड़ी मुसीबत तो ये थी कि अब मेरे पास छिपाने के लिए न तो कोई कैप थी और न ही कोई मास्क। मेरा वो चेहरा पूरी तरह से तीखी धूप के सामने आ चुका था। मेरे चेहरे के नैन नक्श धूप में किसी तराशे हुए स्टैचू की तरह चमक रहे थे। मेरे चश्मे के किनारों से धूप की किरणें टकराकर बिखर रही थी। मैं तो बस बिना किसी हाव भाव के वहां चुपचाप खड़ा था। लेकिन हमारी 7th बटालियन की सभी लड़कियां पूरी तरह से मेरे लुक्स के जादू में खो चुकी थीं। यहाँ तक कि उनमें मुझे दोबारा देखने की हिम्मत तक नहीं बची थी। एक बार देखो तो दिल की धड़कन बेकाबू हो जाए, 2 बार देखो तो सांस लेना मुश्किल हो जाए, और अगर तीसरी बार देख लिया तो शायद वो वहीं होश खो बैठती। पर ये तो बस इस नए हंगामे की शुरुआत थी। कॉलेज की आइस क्वीन बाई चुशु, वहाँ जिस लड़की को सब शुशु कहकर बुला रहे थे, वो दरअसल बाई कॉर्पोरेशन की इकलौती बेटी थी। पूरे कॉलेज की मानी हुई गॉडनेस बाई चुशु। वो चिढ़ते हुए अपनी कैप को ठीक कर रही थी। जब उसने आसपास की लड़कियों की फुसफुसाहट सुनी तो उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या देख रही हो तुम लोग। अरे वो पास वाली 7th बटालियन में वही लड़का जो कल ओरिएंटेशन की बड़ी स्क्रीन पर आया था। यह सुनकर बाई चुशु ने बिना किसी दिलचस्पी के अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें मैदान में मौजूद कई अजनबी चेहरों से गुजरी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एक जगह जाकर बिल्कुल जम गईं। ठीक 7th बटालियन की तीसरी कतार में मैं वहां बिल्कुल सीधा और तान कर खड़ा था। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे के साइड प्रोफाइल को एक सुनहरी चमक दे रही थी। बाई चुशु की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर सिर्फ एक पल के लिए उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली और जबरदस्ती खुद को शांत दिखाने का नाटक करने लगी। तभी उसकी सहेली लियू रुयान ने एक्साइटेड होकर दबी आवाज में कहा, वही है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का चिनमिंग। ये तो वीडियो से भी 100 गुना ज्यादा हैंडसम दिखता है यार। इसे देखकर तो अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। बाई चुशु ने बिना किसी भाव के रूखा सा जवाब दिया, बस एक लड़का ही तो है, इतना हैरान होने की क्या जरूरत है। चुशु, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या इस चेहरे को तुम सिर्फ एक लड़का कहकर टाल सकती हो। बाई चुशु ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी पीठ को और सीधा कर लिया और सामने की तरफ देखने लगी। लेकिन उसकी दाईं हथेली, जिसने अनजाने में उसकी पैंट के साइड को कसकर भींच रखा था, और उसकी वो तेजी से भागती हुई दिल की धड़कन उसका सारा सच बयां कर रही थी। देखा जाए तो बचपन से लेकर आज तक उसके पीछे घूमने वाले लड़कों की लाइन इस शहर से लेकर राजधानी तक लगी रहती थी। कॉलेज के हैंडसम लड़के, अमीर घर के बिगड़े शहजादे और छोटे मोटे सेलिब्रिटीज। उसने अपनी लाइफ में अनगिनत हैंडसम लोग देखे थे, पर आज तक कोई भी उसके दिल की धड़कन को छू तक नहीं पाया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले सिर्फ एक साइड प्रोफाइल देखकर, वो भी कई मीटर की दूरी से, उसका दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। इस एहसास ने उसे अंदर ही अंदर बेहद चिड़चिड़ा बना दिया। लियू रुयान, अपना मुंह बंद रखो, आगे से मेरे सामने उसका नाम मत लेना। लियू रुयान ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। लो भाई, कहानी खत्म। ऐसा लगता है कि हमारी ये बर्फ की चट्टान पिघलने लगी है। किसी समय हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। हमारे इंस्ट्रक्टर का सरनेम वांग था। उनका रंग काफी सांवला था और उनके चेहरे से ही लग रहा था कि उनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। सभी सीधे अटेंशन की पोजीशन में आ जाओ। वांग इंस्ट्रक्टर की आवाज मैदान में किसी तोप के गोले की तरह गूंजी। अगले 15 दिनों तक मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे माता पिता कौन है या कितने रईस हैं, सबको यहाँ कायदे से रहना होगा। क्या सब समझ गए? जी सर, समझ गए। वांग इंस्ट्रक्टर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर हमारी कतारों का मुआयना करने लगे। वो एक एक करके सबका स्टैंडिंग पोस्टर चेक कर रहे थे और सबके चेहरे के हाव भाव देख रहे थे। लेकिन जैसे ही वह चलते हुए हमारी तीसरी कतार में आए, वह ठीक मेरे सामने
सामने आकर रुक गए। उन्होंने सेना में 8 साल बिताए थे, उन्होंने न जाने कैसे कैसे जवान देखे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो सच कहूं कुछ पलों के लिए वो भी थोड़े अवाक रह गए। पर अगले ही पल उन्होंने अपनी सख्त पोजीशन वापस संभाली और ठंडी आवाज में मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चिनमिंग। वांग इंस्ट्रक्टर ने बिना किसी भाव के मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने आसपास खड़े सबको चौंका दिया। पोस्चर काफी अच्छा है। ये कोई दिखावे की तारीफ नहीं थी, मेरा पोस्चर सचमुच एकदम परफेक्ट था। कमर बिल्कुल सीधी, बॉडी का बैलेंस एकदम सटीक। मैं किसी भी एंगल से एक आम फ्रेशर स्टूडेंट नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले से ही कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रखी हो। मैदान के चारों तरफ कई सीनियर दीदियां बस वॉक करने के बहाने चक्कर काट रही थी। यहाँ तक कि अगर कोई लड़का वॉशरूम भी जा रहा था तो लोग बाहर 40-40 मिनट तक खड़े होकर इंतजार करने को तैयार थे। लेकिन उन सबकी नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थी, यानी मुझ पर, जो पिछले काफी समय से धूप में सीधा तान कर खड़ा था। मैं बस वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। पसीना मेरी गर्दन से होता हुआ नीचे की तरफ बह रहा था और सोशल मीडिया पर मेरे नाम का ट्रेंडिंग टॉपिक 50 लाख के पार जा चुका था। इसी दौरान 3rd बटालियन की कतार में खड़ी बाई चुशु खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ न देखे, लेकिन जब उसने 7वीं बार अनजाने में मेरी तरफ नजर घुमाई तो उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों से जाकर टकरा गईं। हमारी नजरें मिली 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए। बाई चुशु ने झटके से अपना मुंह फेर लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो गले से बाहर आ जाएगा। अपनी इस घबराहट को छिपाने के लिए उसने जानबूझकर अपनी सहेली लियू रुयान से धीमी आवाज में पूछा, रुयान तुम्हें नहीं लगता कि आज धूप कुछ ज्यादा ही तेज है? लियू रुयान ने अजीब सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक ठाक ही तो है, और वैसे भी शुशु आज तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। यह सुनते ही बाई चुशु पूरी तरह खामोश हो गई। वह बस अपना सिर झुकाए खड़ी रही, जबकि उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। देखते ही देखते मिलिट्री ट्रेनिंग का तीसरा दिन आ गया। बादल वाले मौसम की जगह अचानक कड़कड़ाती धूप ने ले ली और तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। मैदान से उठने वाली गर्म हवाओं के कारण सामने की हवा भी हिलती हुई दिख रही थी। तकरीबन 6000 फ्रेशर्स उस भीषण गर्मी में बेहाल हो रहे थे। सिर्फ मैं ही वहां बिना किसी परेशानी के शांत चेहरे और नॉर्मल सांसों के साथ खड़ा था। लेकिन मेरे ठीक पीछे खड़ा मेरा रूममेट दू जितेंग अब झेलने की कगार पर था। उसके होंठ सूख चुके थे। उसने दबी हुई फुसफुसाहट में मुझे आवाज दी, भाई लिन अब मुझसे और नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि मैं आधा पक चुका हूँ। मैंने अपनी नजरें बिल्कुल सामने रखी और बेहद धीमी आवाज में उसे चेतावनी दी, चुप रहो, इंस्ट्रक्टर सामने ही देख रहे हैं। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि सामने से इंस्ट्रक्टर की दहाड़ सुनाई दी। दू जितेंग डर के मारे कांप उठा। उसकी पीठ पल भर में किसी लोहे की रॉड की तरह सीधी हो गई। अगर अब किसी ने एक शब्द भी बोला तो 1 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मिलेगी। दू जितेंग ने डर के मारे तुरंत अपना मुंह सिल लिया, पर कौन जानता था कि सिर्फ 1 सेकंड बाद वह फिर से मेरे कान के पास आकर अपनी आखिरी वसीयत सुनाने लगा, भाई लिन अगर आज मैं सचमुच शहीद हो गया तो हॉस्टल में रखी मेरी नूडल्स की पूरी पेटी तुम्हारी हुई। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आने ही वाली थी, पर मैंने तुरंत खुद को संभाला और वापस उसी गंभीर लुक में आ गया। इसके बाद आखिरकार 3 घंटे की वो मुश्किल ट्रेनिंग खत्म हुई। मैं दौड़कर एक पेड़ की छांव में गया और पानी की बोतल खोली। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री जैकेट की जिप खोल दी, जिससे अंदर पहनी हुई पसीने से भीगी सफेद टी शर्ट साफ दिखने लगी। टी शर्ट के पीछे से उभरने वाली मेरी चेस्ट और एब्स की हल्की लाइंस को देखकर पास की 3rd बटालियन की लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। यार मैं तो गई काम से, मुझे सीधे इसी मैदान में दफन कर दो। उनमें से एक लड़की दबी आवाज में चीख पड़ी। पास खड़ी दूसरी लड़की ने तुरंत उसे खींचते हुए इशारा किया कि वो थोड़ा धीरे बोले ताकि बाई चुशु को सुनाई न दे। ठीक उसी वक्त बाई चुशु एक पेड़ के सहारे खड़ी थी और खुद को ठंडा करने के लिए अपनी कलाई पर ठंडा पानी डाल रही थी। उसने अपने चेहरे पर वही मुझसे दूर रहो वाला लुक बना रखा था। वह यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। पर लियू रुयान कहाँ मानने वाली थी। वो तुरंत उसके कान के पास आई और चटखारे लेते हुए बोली, चुशु चुशु तुम्हें पता है सिर्फ चिनमिंग को छिपकर देखने के चक्कर में अब तक 17 लड़कियां चक्कर खाकर गिर चुकी हैं। बाई चुशु की नजरें बिल्कुल ठंडी थीं, तो उससे मेरा क्या लेना देना। और सुनो, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाई चुशु ने एक ठंडी सांस ली और बिना किसी रहम के उसकी बात काटते हुए बोली, लियू रुयान अगर तुमने आगे से उसका एक भी शब्द बोला तो याद रखना मैं तुम्हारी सारी लिपस्टिक्स उठाकर कचरे में फेंक दूंगी। लियू रुयान डर के मारे 1 सेकंड में बिल्कुल खामोश हो गई। तभी अचानक मैदान में एक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। हमने देखा कि स्टेडियम की तरफ से लोगों का एक बड़ा हुजूम हमारी तरफ आ रहा था। उनका लीडर काफी लंबा और दिखने में काफी हैंडसम लड़का था। उसने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर एक बेहद सलीके वाली नकली सी मुस्कान थी। उसके पीछे स्टूडेंट यूनियन के कई बड़े मेंबर्स चल रहे थे। कुछ के हाथों में फाइल्स थी तो कुछ उसके सिर पर छाता ताने हुए थे। उसका रौब देखने लायक था। लियू रुयान ने सामने से आते हुए लड़के को पहचान लिया और दबी जुबान में बुदबुदाई, अरे ये तो लियू जिन है। ये लियू जिन सिर्फ 2nd ईयर का स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ही नहीं था, बल्कि लियू रियल्टी ग्रुप का छोटा बेटा भी था। मेरे इस कॉलेज में कदम रखने से पहले तक लियू जिन ही बिना किसी मुकाबले के इस कॉलेज का सबसे बड़ा कॉलेज क्रश माना जाता था। एक शानदार अमीर खानदान, पढ़ाई में हमेशा अव्वल और ऊपर से स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का यह रुतबा, इन सब ने उसे कॉलेज का सबसे पसंदीदा सीनियर बना रखा था। ज्यादातर लोगों की नजरों में वो एक परफेक्ट और बेहद शालीन सीनियर था, लेकिन सिर्फ वही लोग उसका असली सच जानते थे जो उसके करीब रहे थे। उसकी इस शांत और भले चेहरे के पीछे कितनी भयंकर जलन छिपी हुई थी। वह अपनी जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे को खुद से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता था। हमेशा से उसका यही हाल था। खैर आज वह न्यू कमर्स की मिलिट्री ट्रेनिंग का हौसला बढ़ाने के बहाने मैदान में आया था, लेकिन उसका असली निशाना बिल्कुल साफ था। वह सीधे बाई चुशु की तरफ बढ़ा। वह पिछले 6 महीनों से उसे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि जीत उसी की होगी। वह पेड़ की छांव में आया और अपनी उसी जानी पहचानी नकली मुस्कान के साथ उसने बाई चुशु की तरफ एक ठंडी ड्रिंक आगे बढ़ाई। पर किसने सोचा था कि बाई चुशु अपनी पलकें तक नहीं उठाएगी। उसने बेहद ठंडे शब्दों में कहा, शुक्रिया सीनियर लियू, पर इसकी जरूरत नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग में सब बराबर हैं, मुझे कोई खास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी दूरी और औपचारिकता थी। लियू जिन के चेहरे की वो नकली मुस्कान एक पल के लिए थमी, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कोई बात नहीं, मैं इसे यहीं रख देता हूँ। उसने एक जेंटलमैन होने का दिखावा जारी रखा और कुछ और औपचारिक बातें करके वहां से मुड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर अनजाने में मैदान के दूसरे कोने की तरफ चली गई। भीड़ के सबसे बीचों बीच खड़े होकर जो लड़का चुपचाप अपना फोन देख रहा था। लियू जिन ने पूरे 3 सेकंड तक मुझे बिना पलक झपकाए देखा। उसके चेहरे की
मुस्कान में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन उसके बगल में खड़े स्टूडेंट यूनियन के मेंबर ने देखा कि उसके हाथ में मौजूद फाइल के कोने उसकी उंगलियों के दबाव से बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। चलो यहाँ से। उसने अपनी नजरें हटाई और उसकी आवाज इतनी शांत थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर जैसे ही वे लोग 10-12 कदम आगे बढ़े, ड्यूजन बिना किसी वजह के अचानक पीछे मुड़ा और उसने बाईचुशु की तरफ देखा। और सिर्फ उस एक नजर ने उसे जैसे किसी गहरे अंधेरे में धकेल दिया, क्योंकि बाईचुशु की नजरें अभी भी मैदान के उस पार खड़े उसी लड़के पर टिकी हुई थी। ड्यूजन के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा तैर गया। दोपहर के वक्त कॉलेज की कैंटीन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। चारों तरफ भारी शोर शराबा था। मेरा रूममेट तो जितेंग मुझे किसी कीमती राष्ट्रीय धरोहर की तरह छुपाते हुए कैंटीन के सबसे आखिरी कोने वाली टेबल पर ले गया। भाई तुम इस वक्त पूरे कॉलेज के वीआईपी हो। अगर खुद प्रिंसिपल भी बाहर निकले तो भगदड़ नहीं मचेगी, पर अगर तुम बिना मास्क के निकले तो कयामत आ जाएगी। तू जितेंग बड़े सीरियस होकर मुझे समझा रहा था। मैंने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और थोड़ी राहत के लिए अपना मास्क उतारकर टेबल पर रख दिया। आसपास का माहौल बमुश्किल 2 मिनट के लिए ही शांत रहा होगा कि अचानक ऊपर से ऑरेंज जूस का एक भरा हुआ गिलास सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। छपाक, वह ठंडा लिक्विड सीधे मेरी चेस्ट पर आकर गिरा और मेरी मिलिट्री जैकेट का अगला हिस्सा बुरी तरह भीग गया। मैंने सिर उठाकर देखा, सामने एक लड़की हाथ में खाली गिलास पकड़े खड़ी थी और डर के मारे थर-थर कांप रही थी। आई एम सो सॉरी, मैं सचमुच जानबूझकर नहीं किया। मेरा पैर अचानक कुर्सी से टकरा गया था। मैंने अपनी भीगी हुई सफेद टी शर्ट की तरफ देखा। मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने उसकी माफी को बीच में ही टोकते हुए शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं। लेकिन वो भीगी हुई पतली टी शर्ट पानी के कारण शरीर से पूरी तरह चिपक चुकी थी और लगभग आर पार दिख रही थी। मेरी चेस्ट का कट, एब्स की साफ लाइंस और यहाँ तक कि गर्दन से फिसलकर नीचे जाती हुई पानी की बूंदें भी साफ चमक रही थी। जैसे ही उस जूस गिराने वाली लड़की की नजर मेरे इस लुक पे पड़ी, उसके हाथ से खाली गिलास छूटकर खटाक से जमीन पर गिर गया। उनकी आंखें पूरी फटी की फटी रह गईं। उनका चेहरा जो पहले डर से सफेद था वो अचानक टमाटर की तरह लाल हो गया और फिर बिना कोई दूसरा शब्द बोले वो धड़ाम से सीधे जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरी कैंटीन में पल भर में हड़कंप मच गया। अरे कोई बेहोश हो गया है, जल्दी आओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पास की टेबल वाले चिल्लाने लगे, जबकि मैं अपनी भीगी हुई जैकेट को हाथ में पकड़े वहीं खड़ा था। मेरे चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस वक्त कम से कम 50 जोड़ी भूखी आंखें सीधे मुझ पर ही टिकी हुई थी और ये तादाद हर सेकंड बढ़ रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद जब उस लड़की के दोस्तों ने उसे संभाला और होश में लाए तो आंखें खोलते ही उसका पहला सवाल था, क्या वो अभी भी यहीं है? उसकी सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर एक ने हंसते हुए कहा, तुम बेहोश हो गई थी, फिर भी तुम्हें अभी भी उन्हीं को देखना है? वह लड़की तड़पते हुए बोली, प्लीज मुझे बस एक आखिरी बार देख लेने दो, सिर्फ एक बार। आसपास के लोग हंसने लगे। अरे इसे जल्दी मेडिकल रूम ले जाओ, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं उस सारे ड्रामे का फायदा उठाकर दबे पांव वहां से खिसक आया। मैंने अपनी भीगी हुई जैकेट को कंधे पर डाल लिया था और सिर्फ उसी भीगी आर पार दिखती सफेद टी शर्ट में कैंटीन के साइड वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। पर किस्मत देखिए, कौन जानता था कि इस छोटे से बगीचे के रास्ते में भी मुझे कोई मिल जाएगा। बाईचुशु वहां अकेले एक पत्थर के बेंच पर बैठी हुई थी। कानों में ईयरफोन लगे थे और हाथ में कोई इंग्लिश नॉवेल खुली थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई हल्की धूप उस पर पड़ रही थी। वो किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी दिख रही थी। मेरे कदमों की आवाज बहुत धीमी थी। मैं बस चुपचाप वहां से गुजरकर हॉस्टल जाना चाहता था, पर जब मैं उसके 3 मीटर के दायरे में पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ कोई बैठा है। मेरे कदम ठिठक गए। अब अचानक रास्ता बदलना बहुत अजीब लगता और सीधे जाना उसे डरा सकता था। इसी कश्मकश में मैंने अपने कदम और धीमे किए ताकि बिना उसे परेशान किए बगल से निकल जाऊं। पर तभी मेरे पैर के नीचे आया एक छोटा सा पत्थर कट की आवाज के साथ टूट गया। बाईचुशु का रिएक्शन बहुत तेज था। उसने झटके से सिर घुमाया और 2 मीटर से भी कम की दूरी पर हमारी नजरें सीधे आपस में टकरा गईं। वह पहले तो हैरान हुई, पर फिर उसकी नजरें अनजाने में नीचे की तरफ फिसलती चली गईं। मेरी वो भीगी हुई सफेद टी शर्ट जो शरीर से चिपकी हुई थी, मेरे मसल्स का उभार और धूप में चमकती हुई पानी की वो बूंदें। बाईचुशु का दिमाग कुछ पलों के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। वह झटके से पूरी मुड़ गई और अपनी पीठ मेरी तरफ कर ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? मुझे उसका यह बर्ताव बड़ा अजीब लगा। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, बस गुजर रहा था। उसकी आवाज अचानक थोड़ी तेज हो गई। गुजर रहे थे और ऐसे कपड़ों में? मैंने अपनी भीगी हुई टी शर्ट को देखा, तब जाकर मुझे समझ आया कि उसे असल में क्या अजीब लग रहा था। अभी कैंटीन में किसी ने मेरे ऊपर गलती से ऑरेंज जूस गिरा दिया था। बाईचुशु ने मुड़कर नहीं देखा, पर उसके वो कान जो अब बिल्कुल लाल हो चुके थे उसकी घबराहट और शर्म को साफ बयां कर रहे थे। मुझे लगा कि माहौल बहुत अजीब हो चुका है, इसलिए मैंने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। पर मैं अभी 2 कदम ही चला था कि बाईचुशु ने अचानक मुझे पीछे से आवाज दी, रुको 1 मिनट। मेरी आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। बाईचुशु आखिरकार मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर वही पुराना मुझसे दूर रहो वाला लुक वापस आ चुका था और गालों का वो लालपन भी काफी हद तक गायब हो गया था। वह एक अजीब सी मिलीजुली नजर से मुझे ऊपर से नीचे तक आंकने लगी। तो तुम ही हो वो चिनमिंग? उसकी आवाज अचानक कुछ डिग्री और ठंडी हो गई थी। कॉलेज फोरम पर जो ये पोस्ट वायरल हो रहे हैं, क्या वो तुमने ही किसी से कहकर डलवाए हैं? ये सुनकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने कहा, क्या बकवास है, अब अनजान बनने का नाटक मत करो। बाईचुशु ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में साफ शक दिख रहा था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उस वीडियो से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग में तुम्हारी ये अलग अलग तस्वीरें और फिर अचानक सामने आए तुम्हारी ये क्लोजअप शॉट्स। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? मैं 1 सेकंड के लिए खामोश रहा। मैं बस शांति से उसके चेहरे के बदलते भावों को देखता रहा। मेरे चेहरे पर पहले जो थोड़ी बहुत बेबसी थी वो अब एक गहरी खामोशी और बेरुखी में बदल चुकी थी। मैं तुम्हें नहीं जानता और न ही तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो। मैंने अपनी जैकेट को दूसरे हाथ में थामा। मेरी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। बिना किसी सबूत के अपनी तरफ से कोई नतीजा निकाल लेना, इसे एनालिसिस नहीं कहते, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। बाईचुशु का चेहरा पल भर में फीका पड़ गया। उसके होंठ थोड़े हिले, पर उसे समझ नहीं आया कि वह पलटकर क्या जवाब दे, क्योंकि मैं गलत नहीं था। उसके पास कोई सबूत नहीं था। सच तो यह था कि वह पिछले कुछ दिनों से फोरम पर चल रही इन लगातार खबरों से अंदर ही अंदर चिढ़ चुकी थी और उससे भी ज्यादा वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि अभी कुछ सेकंड पहले मुझे देखकर उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझने वाली उस लड़की को पहली बार अपनी ही उम्र के किसी लड़के के सामने एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था जो उसे परेशान कर रहा था। तुम जो चाहे सोचो, बाईचुशु ने ठंडेपन से कहा। उसने बेंच पर रखी अपनी किताब और कॉफी उठाई और मुड़कर जाने लगी।
लगी, पर 2 कदम चलते ही वो अचानक रुकी और बिना पीछे मुड़े सख्त आवाज में बोली, और सुनो, आगे से जब बाहर निकलो तो अपने कपड़े ढंग से पहन कर आया करो। ये एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तुम्हारा कोई पर्सनल फैशन शो नहीं। इतना कहकर वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसकी वो हड़बड़ाहट भरी चाल देखकर ऐसा लगा मानो वह मैदान छोड़कर भाग रही हो। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। मैंने थोड़ी बेबसी से खुद से ही बुदबुदाया, किसी ने मेरे ऊपर ऑरेंज जूस गिरा दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये हमारी पहली बातचीत थी, भले ही ये बहुत खुशनुमा नहीं रही, लेकिन मेरी नजरें काफी देर तक उसी रास्ते पर टिकी रहीं जहां से वो गई थी। जैसे ही मैं हॉस्टल के कमरे में वापस आया, मैंने देखा कि दू जितेंग हाथ में खाने के 2 डिब्बे लिए बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा था। भाई मिंग, तुम्हारे कपड़े ऐसे कैसे भीग गए? किसने किया ये? मुझे नाम बताओ, मैं अभी जाकर उसका हिसाब चुकता करता हूँ। मैंने अलमारी से एक साफ काली टी शर्ट निकाली और उसे पहनते हुए उसके हाथ से खाने का डिब्बा ले लिया। मैंने शांत आवाज में कहा, छोड़ो, उसने जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन कमरे की यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी वांगचे ने पैर से हॉस्टल का दरवाजा खोला और हाँफते हुए चिल्लाया, बड़ा अनर्थ हो गया भाई। वो लिू जिन है ना, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट, उसने सीधे चिनमिंग को अपना निशाना बना लिया है। बात दरअसल यह थी कि लिू जिन अब तक पूरे कॉलेज का माना हुआ क्रश था, लेकिन मेरे आते ही उसका सारा लाइमलाइट गायब हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पिछले 6 महीनों से बाई चुशु के पीछे पड़ा था और अब पूरे कॉलेज में ये अफवाह उड़ रही थी कि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बाई चुशु छिपकर चिनमिंग को देख रही थी। ऐसे में वो घमंडी लिू जिन भला इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करता। रान फेंग ने अपने चश्मे को नाक पर थोड़ा ऊपर खिसकाया और ठंडे दिमाग से बोला, वह स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, इसलिए वह सीधे तौर पर किसी फ्रेशर से दुश्मनी नहीं लेगा, लेकिन उसके पास पीठ पीछे वार करने के कई तरीके हैं, जैसे तुम्हें सबसे गंदा और थका देने वाला काम सौंप देना या कॉलेज के इंटरनल असेसमेंट में तुम्हारे नंबर कटवा देना। दू जितेंग ने गुस्से में अपने दांत भींचे। ये तो सरासर नाइंसाफी है। कमरे में मौजूद सबकी नजरें घूमकर सीधे मुझ पर टिक गईं, पर मैं वहां बड़े आराम से अपना खाना खा रहा था। जब तक मैंने मुंह का निवाला पूरी तरह निगल नहीं लिया, तब तक मैं खामोश रहा। फिर मैंने शांति से बस 4 शब्द कहे, खाना खाओ फिर देखेंगे। मेरा ये बेफिक्र अंदाज बिल्कुल धूप में सुस्ताने वाले किसी तेंदुए जैसा था, जो दिखने में तो शांत और सुस्त लगता है, पर वक्त आने पर उसका एक ही वार जानलेवा साबित होता है। और जैसा कि अंदाजा था, लिू जिन का पहला वार बहुत तेजी से और सीधे निशाने पर आया। ट्रेनिंग के चौथे दिन दोपहर बाद इंस्ट्रक्टर वांग के पास स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक आधिकारिक नोटिस आया। उसमें लिखा था कि इस वीकेंड को होने वाली फाइनल मिलिट्री परेड में 7th बटालियन मुख्य ध्वजवाहक की जिम्मेदारी संभालेगी और स्टूडेंट यूनियन का सुझाव था यह सम्मान बटालियन के सबसे बेहतरीन छात्र को दिया जाए। भले ही उस नोटिस में किसी का नाम नहीं लिखा था, पर उनका असली निशाना कौन था ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। चिनमिंग, तुम इस परेड के ध्वजवाहक बनोगे। इंस्ट्रक्टर वांग ने नोटिस हाथ में लेकर कतार के सामने आते हुए कहा। उनकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। पीछे खड़े दू जितेंग ने यह सुनते ही तुरंत अपना हाथ हवा में लहराया और चिल्लाया, रिपोर्ट सर, मैं चिनमिंग की जगह यह भारी झंडा उठाने के लिए तैयार हूँ। पर इंस्ट्रक्टर वांग ने बस बिना किसी भाव के उसे देखा और ठंडेपन से पूछा, क्या तुम परेड में झंडा संभाल पाओगे? दू जितेंग ने अपनी छाती ठोकते हुए कहा, बिल्कुल सर, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तभी इंस्ट्रक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने दू जितेंग का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुमसे तो परेड के दौरान अपने पैर भी सीधे नहीं पड़ते। ये सुनते ही दू जितेंग ने मायूस होकर अपना हाथ नीचे कर लिया। चिनमिंग, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? इंस्ट्रक्टर ने मुझसे पूछा। कतार में खड़े होकर मैं कुछ पलों के लिए खामोश रहा। मैं पल भर में समझ गया था कि इस तथाकथित सम्मान के पीछे लिू जिन ने कितनी शातिर चाल चली थी। ये एक ऐसा पद था जहाँ पूरे कॉलेज की 3000 आंखें आप पर टिकी होती हैं। अगर मैं इसे स्वीकार करता हूँ तो मैं सीधे उसकी बिछाई हुई बिसात पर कदम रख रहा हूँ, जहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बनवा देगी। और अगर मैं मना करता हूँ तो मुझ पर कॉलेज के सम्मान की परवाह न करने का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, कोई आपत्ति नहीं है सर। इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा सा सिर हिलाया। जैसे ही वह मुड़े, उनके होठों के कोने पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। सच तो यह था कि उन्होंने ये फैसला स्टूडेंट यूनियन की किसी बकवास सिफारिश की वजह से नहीं लिया था, बल्कि वह खुद भी देखना चाहते थे कि इस रहस्यमयी फ्रेशर के पास खुद को साबित करने के लिए और कितने हुनर छिपे हैं। चुनौती स्वीकार, अगर मैं कोई गलती न करूं तो। इसके बाद यह खबर मानो पंख लगाकर पूरे कैंपस में फैल गई। उसी शाम कॉलेज के फोरम पर एक नया थ्रेड शुरू हो गया। मेरे ध्वजवाहक बनने की खबर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और कुछ ही मिनटों में कमेंट्स की संख्या हजारों पार कर गई। लड़कियां एक्साइटेड होकर लिख रही थीं कि वे परेड के दिन अगली कतार में जगह बुक करने के लिए जल्दी पहुंचेंगी। पर वहीं कुछ अंदर की खबर रखने वाले लोग नीचे कमेंट्स में ये भी बता रहे थे कि ये सब स्टूडेंट यूनियन की सोची समझी साजिश है। इधर हॉस्टल में दू जितेंग फोन पर वो सारे कमेंट्स देखकर गुस्से से लाल हो चुका था। उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। यह पक्का उसी लिू जिन की घटिया हरकत है। वह जानबूझकर भाई मिंग को हजारों लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहता है। वांगचे को अब भी थोड़ा संशय था, पर एक झंडा उठाने में कोई कैसे बेइज्जत हो सकता है। दू जितेंग ने गुस्से में दांत पीसते हुए समझाया, आज दोपहर को जब लिू जिन ने बाई चुशु को ड्रिंक दी थी तो उसने सबके सामने उसे धुतकार दिया था। उसकी सारी हिकड़ी निकल गई। अब वो अपना सारा गुस्सा चिनमिंग पर निकाल रहा है। अगर परेड के दौरान मिंग का कदम थोड़ा सा भी लड़खड़ाया या झंडे की लाठी थोड़ी भी टेढ़ी हुई तो लिू जिन के आदमी उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देंगे और इसे सोशल मीडिया पर मजाक बना देंगे। लेकिन रान फेंग ने सिर हिलाते हुए इस साजिश की एक और गहरी परत खोली। मजाक उड़ाना तो बस एक छोटी बात है, ये असल में लिू जिन की तरफ से एक टेस्ट है। अगर मिंग इस जिम्मेदारी से पीछे हट जाता तो लिू जिन उसे एक डरपोक समझ लेता और आगे चलकर उसे और दबाता। और अगर मिंग ने इसे स्वीकार कर लिया पर उसका प्रदर्शन बिल्कुल साधारण रहा तो लिू जिन को उसे कॉलेज से बाहर करने या दबाने में कोई हिचक नहीं होगी। उसकी इस बात ने पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा फैला दिया। हॉस्टल के वो तीनों रूममेट्स धीरे से मुड़े और मेरी तरफ देखने लगे। मैं उस वक्त आराम से अपने बिस्तर पर टिका हुआ था और मेरे हाथ में अभी भी वही एल्गोरिदम की किताब खुली थी। मैंने बिना किसी हड़बड़ाहट के किताब का अगला पन्ना पलटा। दू जितेंग ने परेशान होकर अपना सिर खुजलाया और पूछा, भाई तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा क्या? जब मैंने उस पन्ने की आखिरी लाइन पूरी पढ़ ली तब मैंने धीरे से अपनी नजरें किताब से हटाई। मैंने खिड़की से बाहर दिखते कैंपस के उस घने अंधेरे की तरफ देखा। वह चाहता है कि मैं वहां कोई गलती करूं, लेकिन ये तो तब होगा ना जब मैं सचमुच कोई गलती करूंगा। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा वजन था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। पर जरा सोचो, अगर मैं कोई गलती न करूं तो? उस एक पल के लिए कमरे में मौजूद उन तीनों को ऐसा लगा मानो उनके सामने कोई सोता हुआ शेर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। दू जितेंग का दिल अंदर से कांप उठा। उसे अब इस बात का 100% यकीन हो चुका था कि मैं कोई साधारण बैकग्राउंड से आया हुआ
हुआ? आम लड़का तो बिल्कुल नहीं हूँ।